ये कक्षा 9th में और फिजिक्स में आपका ये चैप्टर है ध्वनि। जो हमारा पिछला चैप्टर था कार्य तथा ऊर्जा वाला, उसके बाद आया आपका ध्वनि। इसको साउंड कहते हैं। तो ध्वनि की प्रकृति क्या है? वैसे तो आप सब जानते हैं ध्वनि शब्द से सभी परिचित हैं। जो कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं उसी को हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली आपकी परिभाषा है। जो कुछ हम अपने कानों से सुनते हैं उसे ही ध्वनि कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में ध्वनि एक प्रकार की अनुभूति है जिसका अनुभव हम अपने कानों द्वारा कर सकते हैं। ठीक है ना। अब ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है, तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये आपको नोटबुक में नोट करना है कि ध्वनि यह निश्चित है कि ध्वनि सदैव कंपनों के कारण उत्पन्न होती है। बिना कंपनों के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। तो वास्तव में हम किसी वस्तु से ध्वनि तभी सुन सकते हैं जब वह 1 सेकंड में 20 से अधिक कंपन कर रही हो। इसके अतिरिक्त यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20,000 से अधिक कंपन कर रही हो तब भी ध्वनि सुनाई नहीं देती। यानी 20,000 से अधिक कंपन करने वाली, उससे कम ही हो और 20 से अधिक हो तब हम ध्वनि को सुन सकते हैं। अब हेडिंग डालनी है आपको, ध्वनि का संचरण। किसी वस्तु के कंपन करने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि वस्तु से हमारे कान तक वायु में चलकर आती है और यदि वस्तु तथा हमारे कान के बीच वायु न हो तो ध्वनि हमारे कान तक नहीं आ सकती है। कहने का मतलब यह है कि ध्वनि निर्वात में होकर नहीं चल सकती, यानी किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे वायु हो, जल हो, ठीक है ना, कोई न कोई माध्यम हो या कोई धातु हो, मतलब किसी माध्यम में चल सकती है। तो ध्वनि निर्वात में होकर नहीं चल सकती, अर्थात ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता। फिर इसके बाद आप लिख लेंगे कि तरंग किसी माध्यम में ध्वनि तरंगों के द्वारा चलती है। तो तरंग क्या है? तरंग माध्यम में होने वाली वह हलचल है जो बिना रूप बदले माध्यम के कणों के द्वारा एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, जिसे हम तरंग कहते हैं। तरंग का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब तरंग के प्रकार, तरंग वैसे 2 प्रकार की होती है कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग चलती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। कणों के कंपनों की दिशा के अनुसार तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंग है, नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंग है। नंबर 1 अनुप्रस्थ तरंगें कौन सी होती है? जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यानी अगर तरंग ऐसे चल रही है और माध्यम के कण ऐसे गति करें, ऊपर नीचे लंबवत, तरंग ऐसे चल रही है और कण लंबवत कंपन करें यानी ऐसे, उसको कहते हैं हम अनुप्रस्थ तरंग है। एग्जाम्पल है ये चित्र आपको बनाना है कि जब तालाब के जल में पत्थर फेंकते हैं तो अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती दिखाई देती हैं। जल के कण अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे कंपन करते रहते हैं। यद्यपि ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे तरंगों के साथ साथ जल भी किनारे की ओर चला आ रहा हो। उस क्षण तालाब के कुछ भागों में जल उठा हुआ होता है तथा कुछ भागों में दबा हुआ होता है। उठे हुए भाग को हम स्रंग कहते हैं। जो उठा हुआ भाग है ये वाला स्रंग है और नीचे जो दबा हुआ भाग है इसको हम गर्त कहते हैं। ठीक है ना, श्रंग और गर्त, शंख कहते हैं और तथा दबे हुए भाग को हम गर्त कहते हैं। यदि जल का ऊपर से फोटो लिया जाए तो वह इस प्रकार का होगा जैसा कि हमारा ये चित्र में दिखाया गया है। एक गर्त से अगले गर्त अथवा एक स्रंग से अगले स्रंग तक की दूरी को हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यहाँ तक आपको ये चित्र बना लेना है और ये करना भी है। ठीक है ना, ये आपका इस तरह से है। ठीक है, दूसरे प्रकार अब कुल मिला के है। फिर इसमें ये लिखना, जैसे उदाहरण के लिए हम बता सकते हैं कि यदि सितार, सारंगी, वायलिन है ना के तार को खींचकर छोड़ा जाए तो उसमें अनुप्रस्थ तरंगें चलती हैं। प्रकाश की तरंगें भी अनुप्रस्थ हैं।
अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं जिनमें दृढ़ता होती है। गैसों में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं क्योंकि उनमें दृढ़ता नहीं होती है। द्रवों में अनुप्रस्थ तरंगें उनके भीतर नहीं बन सकती, केवल उनके तल पर ही बन सकती हैं। नंबर दूसरी है अनुदैर्घ्य तरंगें। जिस तरंग में माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के अनुदिश ही कंपन करते हैं उस तरंग को हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। जैसे ये कोई स्प्रिंग है, एक दृढ़ आधार पर बंधी हुई है, इसको आगे पीछे हम खींचें बल लगाकर, तो इसमें जो छल्ले से हैं कुछ स्थानों पर तो दूर दूर हो जाते हैं, कुछ स्थानों पर पास पास हो जाते हैं, फिर दूर दूर हो जाते हैं। जहाँ पर ये माध्यम के कण पास पास होते हैं वहाँ पर संपीड़न होता है और जहाँ दूर दूर होते हैं वहाँ विरलन होता है। तो जैसे ये छल्ले पास पास हैं संपीड़न, दूर दूर है विरलन, फिर पास पास हैं संपीड़न, फिर दूर दूर है विरलन, तो संपीड़न और विरलन बनते हैं। तो ये आपका उसका एग्जाम्पल है। यदि हम तार के लंबे स्प्रिंग को यहाँ तक आपको ये करना है। किन्हीं दो संपीड़नों या किन्हीं दो विरलनों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। ठीक है ना, इसी को हम लैम्डा कहते हैं। अब आगे आपका आएगा, इन दोनों में आप अंतर भी लिख सकते हैं, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर। अनुप्रस्थ तरंगें ये हैं, अनुदैर्घ्य तरंगें ये हैं। चार चार पॉइंट हैं, जो परिभाषाएं हैं वही उनका अंतर होता है। ठीक है, इसे आप कहें। अब तरंग के संबंध में हमारी संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, इसे हम अगले टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आप इतना आप इसको लर्न करिए और नोटबुक में नोट करिए। ओके, थैंक यू।